ने जो भविष्यवाणी की है उसे लेकर क्या कुछ होगा। ध्रुवनारायण सिंह जी, सबसे पहले आपका पब्लिक फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो परिणाम रुझान जो आ रहे हैं उसमें शुरुआती रुझान में कांग्रेस जो है यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले ये टिप्पणी आपकी, कितने सहमत हैं? आपको लग रहा है कि अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक जो है बाजी नहीं छोड़ती है और बीजेपी जोड़ तोड़ की रणनीति में माहिर है, फिलहाल क्या लग रहा है कि बहुमत में आ जाएगी बीजेपी, या आपको लग रहा है कि जोड़ तोड़ की रणनीति, या फिर लगता है कि बाजी पूरी तरह से गई? देखिए, जब तक अभी तो शुरुआती रुझान है और इसमें अभी पोस्टल बैलेट के से ही ये बात अभी ये वाले राउंड है। ये जब मेन राउंड शुरू होंगे, जब उनके कुछ नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। कर्नाटक में हमारा स्ट्रांग होल्ड है और स्ट्रांग बेस है, तो आप बीजेपी को ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है कि जो सर्वे आए हैं, एग्जिट पोल आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को आगे दिखाया है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। इसलिए उनसे अपन प्रभावित हुए बिना अगर जब ओरिजिनल राउंड शुरू होंगे वोटिंग वाले, उनको थोड़ा देखना शुरू करेंगे, तभी स्थिति साफ होगी। पर भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में एकदम रूल आउट करना तो मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक बात है। एकदम कंप्लीट रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि शुरुआती रुझान लगातार हमारे फ्लैश हम कर रहे हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी फिलहाल बढ़त बनाती नजर आ रही है। 110 से ज़्यादा सीटों पर जो शुरुआती रुझान आए उसमें कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। 116 का जादुई फिगर है। 224 सीटों की विधानसभा का ये विधानसभा है कर्नाटक की, और कर्नाटक के चुनाव जो हैं वो निश्चित तौर पर तमाम जो देश की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। इसमें तमाम वो फैक्टर्स भी आएंगे क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नए जो है अध्यक्ष बने हुए हैं, उनका ये होम स्टेट है, गृह राज्य है, तो कहीं ना कहीं वो कितने प्रभावी अपने गृह राज्य में, कांग्रेस पार्टी में उनकी स्वीकार्यता, उनका कद का जो पैमाना है वो इस चुनाव परिणाम के बाद जो है तय हो जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जो है कितनी प्रभावी रही है, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बेहद उत्साहित हो सकती है। अगर परिणाम उनके पक्ष में आते हैं तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को एक बड़ा बूस्ट मिल जाएगा कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और इससे इसका असर पूरे देश में जाएगा। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी लगातार कई राज्यों में जहां पर टूटन की कगार पर है, कई जगह बगावती तेवर जो नेताओं ने अख्तियार कर रखे हैं, खासतौर पर राजस्थान की हम बात करें, वहां पर भी इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है। और इसी साल चंद महीनों बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसे परिलक्षित किया जा सकता है कि भाई अगर ये चुनाव परिणाम ऐसे आ रहे हैं तो इसका सीधा असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की राजनीति में पड़ सकता है, जहां पर यह माना जा रहा था कि कांग्रेस का जो संगठन है वो निष्क्रिय है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत में फिर से वापसी करती है 38 साल बाद, इस तरह के जो चुनाव परिणाम जो देखने को मिल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बेहतर खबर है और यहां पर बीजेपी के लिए यहां पर दिक्कत का सबब हो सकता है। हमारे साथ लगातार पैनल जुड़ते जा रहे हैं और मैं एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगा वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी का भी। आपका पब्लिक फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है मृगेंद्र जी। आपसे सबसे पहले टिप्पणी लेना चाहेंगे, जो शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं उसको लेकर आपकी टिप्पणी। देखिए, जो शुरुआती रुझान है उसके 114 जायज मतलब ये दिखा रहा है कि जो जीत का जादुई आंकड़ा है उसके पास लगभग कांग्रेस पहुंच चुकी है, लेकिन ये बहुत ही प्रारंभिक रुझान है। इसके बारे में अभी भी अनुमान लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी जब तक 8 या 9 राउंड की मतगणना नहीं हो जाती तब तक रुझानों पर बारे में नहीं कहा जा सकता कि रुझान प्रारंभिक, कई जगह ऐसे हुए प्रारंभिक रुझान किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में आए, बाद में बदल गए। इसलिए प्रारंभिक रुझान के आधार पर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है या भाजपा सरकार बनाने जा रही है या त्रिशंक विधानसभा बनेगी। इसको लेकर अभी फिलहाल 2-3 घंटे कहना कुछ भी जल्दबाजी होगा, जल्दबाजी हो सकती है। अपूर्व भारद्वाज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अपूर्व जी, जो रुझान आ रहे हैं यहाँ पर मृगेंद्र सिंह जी का कहना है कि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं कमबैक करती है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आखिरी मोमेंट तक भी खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली। अगर हम रेशो की बात करें, जब जब चुनाव प्रचार आखिर दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते हैं, रोड शो करते हैं, कन्वर्जन रेशो की हम बात में करना चाह रहा हूँ आपसे, किस तरह का परिणाम रहा है, किस तरह की परिपाटी रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मोदी जी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट है। वो हारा हुआ चुनाव भी आपको बराबरी पर ला सकते हैं। मतलब आज 2 महीने पहले आप सोचते कि कांग्रेस कर्नाटक में हार रही है या हारने की संभावना में लोग बात कर रहे हैं, तो वो मुद्दा इसलिए बना कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रचार किया वहाँ पर।
उन्होंने सारे नेरेटिव, जितने भी कांग्रेस के नेरेटिव, उनको क्रॉस करने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि अब मोदी जी पे ओवर रिलायंस भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अखर रहा है, क्योंकि अगर आप अब जब परिणाम आएंगे, तो जो आपने एग्जिट पोल का डाटा देखिए, तो उसमें 70% से ज़्यादा जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया वो सीटें हार रही हैं बीजेपी। लेकिन अब जब एक्चुअल परिणाम आएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जहाँ प्रचार किया वहाँ पर क्या स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये ना केवल चुनाव महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि उनका जो बोलते ना मोदी मैजिक जो 2014 से चल रहा है देश में, क्या वो एक लेवल पे आ गया कि जब भारतीय जनता पार्टी के सरतब जो भी क्षेत्रीय सरतब है उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राज्यों का चुनाव है, केंद्र का चुनाव नहीं है। तो क्या वो इतना परफॉर्म कर पाएंगे, क्या वो उनके फेस को आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि मोदी के चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी अगर ये चुनाव नहीं जीत पाती है तो उन पर भी क्रेडिबिलिटी का इश्यू उठेगा। क्रेडिबिलिटी का इशू उठ सकता है। यहाँ पर पंडित अरविंद तिवारी जी भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। पंडित जी, यहाँ पर मोदी जी की कुंडली क्या कह रही है? यहाँ पर अपूर्व जी तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे। आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है? देखिए, मैंने पहले भी लिखा था और मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के लिए आने वाले 2 सालों का समय बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, खास तौर से मार्च 2024 तक का समय, जब तक गुरु ग्रह उनकी राशि से छठे भाव में रहेंगे तब तक उनको वो कष्ट देते रहेंगे। तो आप देखिए शनि इस समय उनकी राशि से चौथा है, यानी ढैया शनि चल रहा है। मानसिक रूप से तनाव बहुत बढ़ेगा। देखिए, शनि राजनीति का कारक ग्रह माना जाता है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस समय जो दशा चल रही है वो उनके भाग्येश की दशा चल रही है, यानी बुध की महादशा चल रही है। और आप देखेंगे बुध की महादशा भाग्येश की महादशा बहुत बड़ी होती है। जातक अपने कार्यों से, अपने भाग्य से बहुत सारी चीजों को पलट देता है। आप ही के चैनल पे एक बार भविष्यवाणी अभी से करे देता हूँ 2024 की, जो मुझे कहीं और करना थी, लेकिन आपको बताए देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से देश में सरकार बनाएगी। ये इस बात को इंडिया फर्स्ट, पब्लिक फर्स्ट के चैनल पर मैं कह रहा हूँ। सीटों की संख्या के साथ आपको बता रहा हूँ, 310 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनाएगी। और इसी कर्नाटका की भी आपको लोकसभा सीटों की भी मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूं। पिछली बार 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इस बार 23 सीटें कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप नोट कर लीजिएगा। जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन हम एक बार पुनः सीटों के बारे में आपको जरूर बताएंगे कि सीट किस प्रकार से जीतेगी। लेकिन देश में सरकार माने नरेंद्र मोदी जी की बनेगी। गुरु का ट्रांजिट जब अगले साल जैसे ही वृषभ राशि में होगा, नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः पावरफुल होंगे। लेकिन इस समय चूंकि गुरु छठे भाव में है, शनि का अशुभ ढैया चल रहा है और इस समय राहु भी कहीं ना कहीं नरेंद्र भाई को परेशान कर रहे हैं। तो ये वाला जो चुनाव है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का, आने वाले दिनों के जो चुनाव है उनमें कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ग्रह बदलते हैं। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन की कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस बार कर्नाटका में जिस तारीख को चुनाव हुए उस तारीख में कांग्रेस की कुंडली बहुत फेवरेबल हुई। और यदि चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मध्य प्रदेश कन्या राशि का स्टेट है और ध्यान रखिए कि 30 सितंबर को केतु का ट्रांजिट कन्या राशि में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आपको अप्रत्याशित परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे। पंडित जी, आखिर में मैं एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूँगा। ये जो अप्रत्याशित परिणाम होते हैं ना, यहाँ पे सारे राजनेता हमारे बैठे हैं, उनके साथ पता नहीं क्या, लेकिन हमें गुदगुदी होने लग जाती है। भैया अप्रत्याशित का अर्थ क्या होता है? नहीं, अब अप्रत्याशित चूंकि देखिए चैनल है, हमेशा कोई भी भविष्यवाणी करते समय जब तक एक तारीख की घोषणा ना हो जाए तब तक स्पष्ट रूप से कहना ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि कांग्रेस कर्नाटका में चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, तारीख की घोषणा हो चुकी थी, वहां पर नेता स्पष्ट थे कि किसके नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है। तो उन सारे लोगों की कुंडलियों के माध्यम से मैंने ज्योतिष के अपने अल्प ज्ञान से लिखने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, जब चुनाव के परिणाम आएंगे हम लोग 11 बजे या 12 बजे आप सभी जो, मैं आपको फिर से कनेक्ट करूँ, लेकिन एक छोटा सवाल दूंगा पंडित जी, बहुत ब्रीफ में जवाब दीजिएगा। जेडीएस के किंग मेकर भूमिका बनने को लेकर जो है कोई भूमिका निभाती नजर आ रही है कर्नाटक में आपको? बिल्कुल, कुमारस्वामी की पार्टी पूरी तरह से किंग मेकर साबित होगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के आसपास रहेगी और उसको निर्दलीय या कुमारस्वामी की जरूरत पड़ेगी। और जेडीएस कांग्रेस के साथ ही रहेगी, बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएगी।
बीजेपी के साथ नहीं रहेगी जेडीएस। चलिए पंडित जी, आप हमसे जुड़े, हम आपसे लगातार ज्योतिष विश्लेषण करते रहेंगे और आप समय समय पर जोड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्रुवनारायण सिंह जी, कर्नाटक से मध्य प्रदेश का अगर रिलेशन पिछले कुछ समय में देखें तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट टूट कर आया था तो बेंगलुरु गए थे सभी लोग, वहाँ पर उनको सेफ कस्टडी में रखा गया था। एक अलग तरह का रिश्ता है वहाँ पर मध्य प्रदेश की मौजूदा राजनीति का। तो वो कहीं ना कहीं वो किला जो है, जिस किले में सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो तमाम जो विधायक जो कांग्रेस से टूट के गए थे, किला ध्वस्त होते देख रहे हैं आप, या अभी लगता है कि नहीं अभी मुनीर में बाउंड्री में थोड़ी ताकत बाकी है? जैसा अभी मैंने कहा, मृगेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि ऐसा ध्वस्त मानना तो सही आकलन नहीं होगा। और इन प्रारंभिक जो भी रिजल्ट दिख रहे हैं, ये मैंने चेंज होते देखे हैं। पिछली बार जब हिमाचल के रिजल्ट आ रहे थे तो पिछली बार तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जिस पार्टी के रुझान आए थे वो पार्टी पीछे हो गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो वो कोई बहुत ज़्यादा अभी आप इसको ये नहीं मान सकते कि ये कोई रिज़ल्ट है। जब भी जैसा कहा कि 2-4-6 राउंड की ज़रा काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद सही ट्रेंड समझ में आएगा। तो हम ये मान लें कि हमारा लास्ट बैटल है या हम हार गए हैं या बीजेपी कांग्रेस ने सरकार बना ही ली है, ये ऐसा मानना मैं बहुत उचित नहीं मानता। अच्छा, भी नहीं मानते। मृगेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश को लेकर ये जो चुनाव परिणाम है, अभी हालांकि रुझान है, कितने असर डालेंगे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 राज्यों की बात करेंगे। देखिए, इन चुनाव परिणामों से मध्य प्रदेश में या राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है। हम मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत असर इतना पड़ सकता है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो लगातार हार के कारण काफ़ी अपने आप को पीछे महसूस कर रहा था, संघर्ष में पीछे था अपने आप तो उससे एक बूस्टअप मिल जाएगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी की हार से काफ़ी हतोत्साहित था, तो उसको बूस्टअप मिल जाएगा, उत्साह आ जाएगा कि नहीं, अगर हम मेहनत करें तो हम भी मध्य प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, जैसा कि कर्नाटक में बना है। बाकी उसके अलावा ज़्यादा यहाँ कोई इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बूस्टर का। पंकज जी, अगर उत्साह बढ़ता है तो परिणामों में कहीं ना कहीं अंतर आ सकता है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार एक एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन संगठन क्षमता को लेकर प्रश्न चिन्ह लगातार यहाँ पर लगते रहे। ये जो चुनाव परिणाम, अगर जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस वहाँ पर अगर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि शुरुआती रुझान है, ये परिणाम नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में भी एक एडवांटेज पोजीशन पे आ सकती है कांग्रेस पार्टी? और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो ऑलरेडी उनकी सरकार है, तो वहाँ पे भी कहने का उनको एक संबल तो मिल ही सकता है। देखिए, मृगेंद्र सिंह जी ने जैसा कहा कि मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लगातार हार के बाद उत्साहित हो जाएगा कि अभी हम भी जीत सकते हैं मेहनत करें तो, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता हार से ज़्यादा परेशान नहीं है, वो अपने नेतृत्व की कमजोरियों, नाकामियों से ज़्यादा परेशान है, जो कि किसी तरह का निर्णय नहीं ले पाते, वक्त पे चीज़ें नहीं कर पाते हैं, और कुछ विधायक चले जाते हैं टूट के तो उनको मना नहीं पाते, रोक नहीं पाते। नहीं तो 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने विधायकों को नहीं बचा पाए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के साथ है नेतृत्व का। तो कार्यकर्ता उत्साहित होगा, काम करेगा, निश्चित तौर पे उससे मजबूती बढ़ेगी, सीटें बढ़ेगी, लेकिन नेतृत्व किस ढंग से इसको पेश कर पाएगा, किस ढंग से अपनी चीज़ों को ले पाएगा। और कांग्रेस में जिस तरह से बंटवारा होता रहता है सीटों का, तो चुनाव परिणाम आते आते वो बंटवारा जो है कई चीज़ों को प्रभावित करता है कि इसकी इतनी सीट, उसकी इतनी सीट, वो एक समग्र रूप से सेंट्रल आइडेंटिटी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आप बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों का मामला अलग अलग कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का मामला आ सकता है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी के बजाय कांग्रेस के साथ कुछ हद तक बेचारगी वाला मामला आ सकता है कि बेचारों की सरकार बनी थी और गिर गई, तो एक सहानुभूति का फैक्टर हो सकता है। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी का मामला आएगा, तो वहाँ पे चुनाव एंटी इनकम्बेंसी सत्ता वर्सेस विपक्ष होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ दिन सत्ता में कांग्रेस रही है, कुछ दिन भाजपा रही है, इसलिए इस तरह का मामला नहीं। मध्य प्रदेश में पूरा मामला संगठन और नेतृत्व की क्षमताओं पर टिका हुआ है, कार्यकर्ताओं से ज़्यादा। कार्यकर्ताओं को उत्साह यहाँ पर जो स्थानीय नेतृत्व है उसको दिलाना पड़ेगा, किसी तरह का परिणाम उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाएगा।
बदलाव नहीं कर पाएगा। अपूर्व जी, आपका विश्लेषण, अभी जो टैली आ रही है 118 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 81 सीट्स पर बीजेपी जो है आगे है, -23 हैं। जेडीएस को लेकर जितनी अटकलें लगाई जा रही थी कि किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है, ऐसा कौन सा मुद्दा रहा जिसकी वजह से जेडीएस वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह की अपेक्षा की जा रही थी? देखिए, वो जो ओल्ड मसूर का इलाका है ना, वो जेडीएस का स्ट्रांग होल्ड है। तो वो लोकसभा के समय भी वो हसन की सीट हार गए थे। तो वो उनका जो वोट बैंक है वोकालिंगा और थोड़ा बहुत मुस्लिम और दलित का जो उनको वोट मिलता है, इस बार क्या हुआ कि मोदी जी ने बजरंगबली वाला जो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो खेला, तो एक रिवर्स पोलराइजेशन भी हुआ वहाँ पर। जो मुस्लिम का वोट मिलता था जेडीएस को, वो कांग्रेस को चला गया। उसके अलावा दलितों का वोट जो मल्लिकार्जुन खड़गे के कारण भी थोड़ा सा उनका पोलराइज हुआ। तो वो वाला इलाका आप समझिए कि वो इलाका इस चुनाव का की है। वो की इलाका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही इलाका था जहाँ कांग्रेस और बीजेपी ही के अलावा एक तीसरा प्लेयर था। वो तीसरा प्लेयर था जेडीएस। अगर वो खराब कर रहा है तो वो वोट कहाँ जा रहा है? वो वोट जा रहा है बेसिकली कांग्रेस को जा रहा है। तो वहाँ वो कांग्रेस अच्छा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी कमज़ोर थी वहाँ पर, वहाँ मुकाबले में नहीं थी, तो वहाँ वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं कर रही है। तो वो वाला जो चंक ऑफ द वोट है वो कांग्रेस को जा रहा है, इसलिए कांग्रेस वहाँ अच्छा कर रही है। और एक और चीज़, अगर कांग्रेस ग्रेटर बेंगलुरु में अच्छा कर रही है, बेंगलुरु में अच्छा कर रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो उनकी हाइपर नेशनलिज्म की राजनीति है और जो डिलीवरी बेस्ड राजनीति है जो कांग्रेस की, वो डिलीवरी बेस्ड राजनीति आज आगे बढ़ रही है। ये दिखने को दिख रहा है यहाँ पर। मृगेन जी, कहीं ना कहीं जो भगवा मुद्दा है, हिंदू एचएम का, जैसे हम कहते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, वो कर्नाटक चुनाव में कितना प्रभाव छोड़ता आपको नज़र आप दिख रहा है? और अगर उसका प्रभाव कम है तो क्या अभी मान लिया जाए कि अब देश में जो राजनीति है वो बहुत समय तक जो हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई थी, मुद्दों पर टिकी हुई थी, नेशनल डिबेट के टॉपिक बदल सकते हैं? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम के आधार पर हर स्टेटों की अपनी अलग अलग स्थितियां होती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में चल गया, मध्य प्रदेश में चल गया, तो साउथ के राज्यों में चल जाएगा। देखो, साउथ के राज्यों की स्थिति अलग है। वहाँ का जो मतदाता है निश्चित रूप से उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक पढ़ा लिखा, अधिक समृद्ध और अधिक समझदार है। वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि हिंदू मुस्लिम या किसी, वो मुख्य रूप से कैंडिडेट, विकास के मुद्दे, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है। कर्नाटक का इतिहास उठा के देख लीजिए, हर 5 साल में सरकार बदलती रहती, लेकिन इस बार अभी की स्थिति लग रहा है कि शायद सरकार फिर बदलेगी। लेकिन प्रारंभिक रुझान है, आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, कई राज्यों में परिणाम बदले। जैसे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में लगातार कभी सरकार नहीं बनी, लेकिन योगी जी ने दूसरी बार सरकार बनाई, भाजपा की सरकार बनी। उत्तराखंड की लगभग वही स्थिति बनी। मध्य प्रदेश में बना था 10 साल से ज़्यादा कोई नहीं रहता, लेकिन मध्य में 15 साल फिर सरकार बनी। तो इसलिए केवल ये कहना कि किसी धर्म जात के आधार पर, मुझे लगता नहीं कि साउथ के राज्यों की स्थिति इसके उत्तर के मुकाबले अलग है। इसी कारण वहाँ इस तरह कोई मुद्दे सफल नहीं रहे। चलिए, अरुण यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और पूर्व केंद्रीय मंत्री। अरुण जी, पब्लिक फर्स्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अरुण जी से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अपूर्व जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जैसे मृगेन जी ने बोला कि धर्म जाति, कर्नाटक वो राज्य है जहाँ से संघ ने राजनीतिक प्रयोग शुरू किए थे। उडुपी एक जगह आती है, वहाँ पर संघ का पहले महापौर बना था। तो जो कोस्टल इलाका है कर्नाटक का, वहाँ पर संघ का बहुत पॉइंट है। वहाँ पर मुझे वहाँ देखना पड़ा कि वहाँ बीजेपी कैसे कर रही है। तो अगर वहाँ पर भी ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है तो वो चीज़ चिंताजनक हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पर वो उन्होंने बहुत प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग किए। और वहाँ से वो, कई लोग गुजरात को प्रयोगशाला कहते हैं, मुझे लगता है राजनीतिक प्रयोग जो संघ ने किए शुरू, वो उडुपी में महापौर बना। उसके बाद में कर्नाटक और महाराष्ट्र लगे वो इलाकों में उन्होंने प्रयोग शुरू किए, फिर गुजरात पर कहानी पहुँची। गुजरात में कहानी पहुंची। लेकिन जो अंक गणित है, ध्रुव जी, आपकी लगातार मैं देख रहा हूं कि निगाहें बनी हुई हैं। यहाँ पर कांग्रेस लगातार स्पष्ट बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। अंक जो है तालिका में लगातार कांग्रेस पार्टी के अंक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी पिछड़ती जा रही है, -26 तक पहुंच गई है। मतलब पहले तो ये माना जाता है कि फाइटिंग रहेगी, और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इस माफी चाह रहा हूँ यहाँ पर। अरुण यादव जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ, बोलिए, बताएं जी। अरुण जी, द केरला स्टोरी आई थी, लेकिन यहाँ पे तो द कांग्रेस स्टोरी बनती नजर आ रही कर्नाटक में। देखिए, कर्नाटक के जो रुझान है वो स्पष्ट करते हैं कि अब ये देश में जो जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश भाजपा करती रही, उसको जनता मुंह तो जवाब दे दी।
और ये स्पष्ट कर्नाटक के इलेक्शन के नतीजों से नजर आता है। इसका प्रभाव कितना मध्य प्रदेश में पड़ता दिखाई दे रहा है सर आने वाले दिनों में? तो स्वाभाविक रूप से जो कर्नाटक का इलेक्शन का नतीजा है उसका प्रभाव तो जो इलेक्शन गोइंग स्टेट से, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह दिखेगा, स्वाभाविक रूप से दिखेगा। मौजूद है अरुण जी, मैं उनसे भी एक सवाल ले रहा हूं। ध्रुव जी, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा था, अगर पहले हम बात करें तो 2G, 3G, 4G इस तरह के स्कैम्स को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो केंद्र की यूपीए सरकार थी उसने सत्ता गंवाई थी और ये मान लिया गया था कि कांग्रेस पार्टी मतलब भ्रष्टाचार और एक बड़ी इमेज बन गई थी, स्कैग रिपोर्ट भी आती थी। लेकिन अब वही भ्रष्टाचार आप लोग के जो है जकड़ बन चुका है, आप लोग का कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बन गया आपके खिलाफ। ये कैसे हो रहा है और जनता में ये बात कैसे आ रही है कि भाई बीजेपी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है? कमीशन खोरी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे बड़ा कैंपेन चलाया था बीजेपी की कर्नाटक सरकार के खिलाफ। ये तो बड़ा ही एक मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए, सरकार जहाँ पे है वहाँ पे भ्रष्टाचार का आरोप लगना तो बहुत स्वाभाविक है और मैं इसमें ज़्यादा विशेष टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि जो हालात हैं वो सबको पता है, तो उसमें कहने के लिए तो कुछ है नहीं। अब सवाल ये है कि कौन किसका कितना हाईलाइट कर देता है। अगर हम सरकार में हैं और हमने जो काम किया है, हम अपने काम हाईलाइट कर पाने में सक्षम हैं, हम पार्टी को एक रखने में सक्षम हैं, हम कार्यकर्ता तक मैसेज देने में सक्षम हैं, तो सरकार का लाभ होता है। पर अगर विपक्ष ने आप पे करप्शन का लेवल लगा दिया, विपक्ष ने आप पे अक्षमता का लेबल लगा दिया, विपक्ष ने आपको फेल्यूअर का लेबल लगा दिया और आप उसको काउंटर नहीं कर पाए, तो फिर वो एंटी इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो सवाल ये है कि जो सत्ता में रहता है उनके पास बहुत सारे दायित्व रहते हैं, काम भी करना, काम को जनता तक भी पहुंचाना, कार्यकर्ता के माध्यम से पहुंचाना, कार्यकर्ता को प्रसन्न रखना। कई बार पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी के खिलाफ बोलने लगते हैं, उनके संतुष्टि नहीं होती तो वो पार्टी के लिए बड़े खिलाफ में मुखर हो जाते हैं। अपन ने देखा है हर पार्टी में ये कमी है। मैं कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टियों में, कांग्रेस भी इससे जूझती रही है। तो ये सारी बातें हैं, तो किसका दांव चल गया उसकी जीत होती है। और जनता को जो समझा ले जाए, विपक्ष समझा ले जाए कि साहब ये चोर थे, इन्होंने बेईमानी करी, इन्होंने भ्रष्टाचार करा, इन्होंने भाई भतीजावाद करा, इन्होंने सारे ठेके ले लिए, और वो फिर जनता फिर कुछ नहीं मानती। और अगर सरकार ने समझा लिया कि भाई हमने आपके कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू की, हमने आपको ये सुविधाएं मुहैया कराई, हमने आपको फ्री राशन दिया, फ्री बिजली दी, जो केजरीवाल का गेम है अपन देख रहे हैं। केजरीवाल कितने सक्षम प्रशासक हैं ये अपन को पता है, लेकिन वो एक मैसेज दे रहे साहब, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस में महिलाओं को चला रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रचारित करते। अब दिल्ली के काम को वो कर्नाटक के अखबार में या महाराष्ट्र के अखबार में छपवाते हैं, पूरे पेज का विज्ञापन देते हैं। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये बात अभी पकड़ में नहीं आई है। जिस दिन जनता समझ जाएगी कि ये प्रचार खोखला है और ये काम नहीं कर रहे, सिर्फ इसी बात पे है, तो उस दिन सरकार जनता उनको भी हटा देगी। अरुण जी, कर्नाटक चुनाव को लेकर अगर कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से रणनीति रही है, उसमें से कुछ रणनीतिक पॉइंट आप मध्य प्रदेश में अप्लाई करना चाहेंगे आने वाले दिनों में, वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे सर? स्वाभाविक है जो जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं आशुतोष जी, वहाँ सब जगह जो वहाँ का फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट को जरूर लागू करेंगे, उससे फायदा कोशिश करेंगे, उससे लाभ भी पार्टी को मिले, हमारे कार्यकर्ताओं को मिले, मध्य प्रदेश में मिले, राजस्थान में मिले, छत्तीसगढ़ में मिले, कोशिश करेंगे। ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आप लगता है कि जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कर पाई उसे यहाँ भी अप्लाई करने में शायद दिक्कत आ सकती है? कोई ऐसा कोई बिंदु जहाँ पे आने वाले दिनों में फोकस और करेंगे? नहीं, कोई कैसे नहीं, इस तरह की दिक्कत कुछ नहीं। देखिए, अब हर स्टेट का अपना अपने इशूज है, मध्य प्रदेश के अपने इशूज हैं, और आप जाने में पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, छुपा तो है ही बात। तो स्थानीय मुद्दों में चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में, और उनके जो इनपुट्स है छत्तीसगढ़ कर्नाटक के, उनको भी करेंगे आप। ठीक है जी, अपूर्व जी। अरुण जी, अपूर्व बोल रहा हूँ, भारद्वाज। हाँ, आप पूछ सकते हैं अरुण जी,
अपूर्व बोल रहा हूँ, भारद्वाज। हेलो। जी अरुण जी, हमारे साथ अपूर्व भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं जी। हाँ अपूर्व जी बताएं। हाँ, अरुण जी, एक सवाल था कि कर्नाटक में देखो एक प्रयोग किया गया है और वो बड़ा क्लियर प्रयोग है, वो डिलीवरी मैसेजिंग का, कि 5 गारंटीज 5 डिलीवरीज, और जो शायद कमलनाथ जी भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को हाइपर लोकल इलेक्शन लड़ना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दों से इतर मध्य प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए और उसको इसी को हाईलाइट करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप, जैसे मैं आपको सलाह तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो ओपीएस है, जो महिला नारी सम्मान योजना है, और जो तमाम योजनाएं कमलनाथ जी ने उसको फ्रेम किया है, मुझे लगता है युवाओं के लिए स्पेशल, जैसे आप, क्योंकि आप युवा वर्ग, आपकी अच्छी खासी पेट है, तो युवाओं के लिए भी कोई एक नया मॉडल आपको खोजना पड़ेगा। ऐसा कुछ दिमाग में है आपके? बिल्कुल सही कहा आपने। जो जितने जैसे अब ये चाहे नारी सम्मान योजना हो, किसान कर्ज माफी हो, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने की बात हो, घरों पर बिजली देने की बात, ये मुद्दे तो हाईलाइट हो ही रहे। आप देख ही रहे जो हमारा स्टेट इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, उसमें मैसेज ऐड की हुई, और जहाँ बिल्कुल ठीक बोला, हाइपर लोकल इलेक्शन होना चाहिए, एग्री विथ यू, और सारी मुद्दों पे चुनाव लड़ाएंगे। हर विधानसभा का भी अपना अपना इशू है, तो वो कोशिश करेंगे उन सब चीजों को ऐड करेंगे, करेंगे यहाँ पे। ध्रुव जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर यहाँ पे लेना चाहूँगा। मध्य प्रदेश को लेकर जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता नज़र आ रहा है, अभी जो जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसमें कई बड़े नेता जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बहुत लंबे समय तक सत्ता के चेहरे बने रहे, वो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक बन गए। आपकी पार्टी वैसे तो बहुत ऑपरेशन करती रही है, लेकिन कर्नाटक में बहुत ज़्यादा जो टिकट कटने की संभावना जो दिखाई दे रही थी वो नहीं काटे गए। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कहीं ना कहीं एक जो टिकट वितरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा? और जिताऊ चेहरे कहा जाता है, लेकिन उसमें कई सारे जो आपकी पार्टी जो है, ये इस उम्र का क्राइटेरिया है, युवाओं को आगे लाना है, इसको पीछे करना है, तो ये जो उसूल, कानून, नियम है उसमें उलझती नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट्स पे फोकस नहीं कर पा रही। मैं ये मानता हूँ कि 2018 में टिकट वितरण शायद बेहतर होता तो सरकार बीजेपी की बन जाती, ये सबको पता है ये बात। और लेकिन ये जो उम्र का क्राइटेरिया है या जो और बात फैक्टर्स आपने कहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बार उनको ओवरकम किया जाएगा और विनेबिलिटी ही फैक्टर रहने वाला है जो चर्चा है। और पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा फिल्टर कर रही है और पार्टी बहुत ज़्यादा एक एक सीट का मंथन चल रहा है, और जो सीटें हमारी कमज़ोर हैं, जो बहुत ही कमज़ोर है, ऐसी 38 सीटों को भी चिन्हित किया गया है। तो उन पे लिए भी कौन जीत सकता है, कौन फाइट कर सकता है, इस पे विचार मंथन चल रहा है। तो हम ये माने कि इस बार हमारे यहाँ पे विनेबिलिटी ही फैक्टर होगा, जीतने की क्षमता ही सर्वोपरि होगी, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। मृगन जी, जो कांग्रेस पार्टी में भी लगातार जो है, अब जो बीजेपी में जैसा होता था, कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो आ रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि दीपक जोशी जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, अरुण यादव जी भी लगातार इस पूरी मुहिम में शामिल रहे हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे, ये जो दल बदल वाले जो नेता हैं वो कांग्रेस के लिए अब कितने कारगर साबित होंगे? क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है कर्नाटक में, तो हो सकता है कि बीजेपी के और भी कई बड़े नेता मध्य प्रदेश में भी पार्टी का पाला बदल सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के पाले में जा सकते हैं। वो कितने प्रभावी साबित होंगे? देखिए, ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो इस तरह होता रहता है कि कांग्रेस के भाजपा में जाएंगे, भाजपा कांग्रेस में आएंगे। ये चुनाव जब आता है तो हर नेता की इच्छा होती है चुनाव लड़ना। अगर उसको लगता है कि हमें जो जिस पार्टी में हूँ उसमें टिकट नहीं मिल सकता, तो निश्चित रूप से उधर उधर जाता है। कांग्रेस में जा सकता है, आप में जाएगा, बसपा में है, सपा में, सब जाने की, क्योंकि जो भी राजनेता होता है उसकी इच्छा होती है चुनाव लड़ना। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन वो जो क्षेत्र में लगातार काम करता रहता है, तो जनता के माध्यम जब बीच जाकर बताना चाहता है कि मैंने काम किया तो उसका कितना असर है। तो ये आता जाता है, निश्चित रूप से कुछ थोड़ा बहुत असर होता है। कोई कौन सा नेता किस क्षेत्र में कितना प्रभावी है उसका ज़्यादा असर होता है अब पार्टी की अपेक्षा, क्योंकि अधिकतर जो भी आप, जैसे आप बसपा की बात करें, बसपा कोई भी नेता किसी पार्टी में शामिल कर लीजिए, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, चाहे भले विधायक रहा हो, क्योंकि वहाँ वोट बसपा को मिलते हैं, हाथी को वोट मिलते हैं। वो जिस व्यक्ति को भी देंगे तो हाथी को चुनाव चिन्ह देखता है, व्यक्ति नहीं देखता। इसी तरह जो और दल है ना, उसमें किसी व्यक्ति का थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पार्टी का होता है, चुनाव चिन्ह का होता है।
आप किसी भी पार्टी, कांग्रेस से कहिए, भारतीय जनता पार्टी कहिए, किसी पार्टी के एक बड़ा से बड़ा नेता है, अगर पार्टी से अलग हट के निर्दलीय चुनाव लड़ा, ये पता चल जाए कितना उसका प्रभाव है। तो ये आना जाना लगा रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आप जो अभी बात कर रहे थे कर्नाटक चुनाव का मध्य प्रदेश में कितना होगा जी, तो जो कर्नाटक की जिस मैनेजमेंट टीम ने वहाँ पूरा काम देखा था, सुनील कांगो नाम है, उस टीम शायद 1-2 दिन में मध्य प्रदेश पहुँच रही है और लगभग 130 लोगों की उनकी टीम है जो मध्य प्रदेश से मोर्चा संभालेगी। ये टीम प्रशांत किशोर से अलग हुई है। प्रशांत किशोर के साथ ये मोदी जी के साथ थे 2014 में। उसके बाद 2017 में योगी जी के उन्होंने देखा था। वो टीम मध्य प्रदेश या 1-2 दिन में आ जाएगी और वही टीम पुनः चुनाव प्रबंधन संभालेगी, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी उसी टीम ने संभाला था। तो जो मेरी खबर है शायद वो टीम जल्दी ही 1-2 दिन में पहुंच के पूरा संभाल लेगी, चुनाव प्रबंधन कैसे होता है, चुनाव प्रचार प्रसार कैसे होता है। अब वो क्या करती है अलग बात है यहाँ, लेकिन वो टीम यहाँ पहुँच रही है। जो कर्नाटक से इसका आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, कर्नाटक वही टीम यहाँ आ रही है चुनाव प्रबंधन की, जिसने कर्नाटक में चुनाव अगर जीतती है तो जिताने जा रही है। चलिए एक सवाल मैं ध्रुवनारायण जी से और लेना चाहूँगा। ध्रुव जी, जिस बात को यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं मृगेन जी, सोशल मीडिया की टीम या कैंपेनिंग की टीम एक समय बीजेपी की काफ़ी एग्रेसिव मानी जाती थी कि बीजेपी की जो है टोल आर्मी उतर गई है, सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त कैंपेन है। और हालांकि ये अब जो तमाम जो बातें हैं वो कांग्रेस के पार्टी जो है उसको अख्तियार कर चुकी है, उनकी कैंपेनिंग काफ़ी एग्रेसिव है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी अब कहाँ पिछड़ती नजर आ रही है। जो लोग बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते, जो रणनीति बनाते थे, पूरे के पूरे सभी कांग्रेस पार्टी के पाले में। ऐसा लग रहा है कांग्रेस ने अब ठान लिया कि साहब जो हथियार बीजेपी के पास में, उससे डबल जो ताकत के हथियार अब हमारे उसमें होंगे। हाँ साहब, डर्टी टैक्स डिपार्टमेंट तो कांग्रेस का बहुत एग्रेसिव है अभी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव अप्रोच से काम नहीं चलता और कॉपी करने से भी काम नहीं चलता। जो चीज़ एक्स को सूट करती है वो वाई को सूट नहीं करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों दलों की एक अलग टेस्ट है। बीजेपी का एक अलग पैटर्न है, कांग्रेस का अलग पैटर्न है। बीजेपी कार्यकर्ता बेस, ऑर्गेनाइजेशन बेस पार्टी है। कांग्रेस क्या है कि एक लीडर बेस पार्टी है, वहाँ ठिकानेदार है। फला ठिकाना एक्स देख रहा है, ढिमाका ठिकाना वाई देख रहा है, वो ठिकाना जेड देख रहा है। वहाँ संगठन कोई मैटर नहीं करता, ना संगठन का वहाँ कोई महत्व है, ना वहाँ के पदाधिकारियों का कोई महत्व है। तो कांग्रेस चलती है इस आधार पे कि कौन सा एरिया और उस एरिया का ठेकेदार कौन है। और आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता हैं। हमारे अरुण जी निमाड़ क्षेत्र, खरगोन क्षेत्र के नेता हैं, तो ये इनका वहाँ पे वर्चस्व रहेगा। इनकी सलाह ग्वालियर में नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही कमलनाथ जी का महाकौशल में प्रभाव रहेगा। पर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी, इसलिए दोनों का टेस्ट अलग है आशुतोष जी। इसलिए बीजेपी जो करती है वो कांग्रेस करे और उसको सफलता मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। और बीजेपी अगर इतने सालों से लगातार मध्य प्रदेश में राज कर रही है और जनता बीजेपी को पसंद भी कर रही है। देखिए, हम 2018 में कांग्रेस से कुछ सीटों से पीछे जरूर थे, लेकिन आप फिर लोकसभा में आई है तो लोकसभा में फिर वही बम्पर मेजॉरिटी बीजेपी की थी 6 महीने बाद ही। तो जो एमपी की जनता का मूड है वो भाजपाई है। हम कुछ गलत कर दें, हमें एक्स को लड़ाना, हमने वाई को लड़ा दिया और सीट हार जाए, ये गलती अगर हमने की है तो ही हम बाहर हुए सत्ता से। और अभी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कर्नाटक का रिजल्ट कुछ भी हो, कर्नाटक की बीजेपी अलग है और मध्य प्रदेश की बीजेपी अलग है। अगर मध्य प्रदेश में जैसा कि चल रहा है मंथन, अगर सीट बाय सीट मंथन करके सबसे अच्छे चेहरे उतारे गए, विनिंग कैपेसिटी देखी गई, विनेबिलिटी देखी गई, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी, सारे दावों के विपरीत। भोपाल मध्य को लेकर भी बीजेपी ऑफिस में महत्वपूर्ण बैठक हुई है, आप उसके प्रबल दावेदार भी हैं। किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी पार्टी को? नहीं, मैं तो देखिए, मैंने कभी दावा पेश नहीं किया और मैं आज फिर बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई अपने मुंह से कहता है कि मैं दावेदार हूं तो वो दावेदार नहीं होता। दावेदार तो जनता बताती है। आप लोग सर्वे करते हैं, जनता को पूछिए, जनता बताएगी कि कौन जीत सकता है, कार्यकर्ता बताएंगे।
मेरे पता नहीं, अगर मुंह से बोलने से दावा होता है तो एक एक सीट में 100 दावेदार हैं। तो इसलिए मैं अपने मुंह से तो दावा कभी करता नहीं, ना मैंने कभी किया है। अगर जनता मेरा नाम लेती है, अगर कार्यकर्ता मेरा नाम लेते हैं तो मेरा दावा है, ये मेरा कहना है। पंकज जी से मैं सवाल लूँगा। पंकज जी, एक वीडियो कल बड़ा तेज़ी से वायरल हुआ था मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी का। वो एक थाने के सामने जाके भयंकर चिल्ला रहे थे, डंपर नहीं हटाता, उसको लेकर उन्होंने कहा बर्खास्त बर्खास्त बर्खास्त। ये जो खींच थी कि कैबिनेट मंत्री जो है वो खुद थाने पहुंच रहा है, वो चिल्ला रहा है, मतलब थानेदार बोल रहा है कि हाँ साहब हटा रहा हूँ, मतलब ये जो इसको अगर सिम्टम्स के तौर पर देखें, एक चावल के दाने के तौर पर देखें, किस और इशारा कर रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी मामला वैसा ही चल रहा है जो 10-15 साल पहले भाजपा की, कांग्रेस की राजनीति में था। अब भाजपा के कई नेता, कई मंत्री इस तरह की खींच में है कि वो अपना काम नहीं करा पा रहे हैं, उनकी चीज़ें नहीं हो पा रही, और ये सार्वजनिक रूप से भी आता है कि अफसर हमारी नहीं सुन रहे हैं, सारी मीटिंग तो संगठन कर लेता है, या ऊपर से आदेश आ जाते हैं, मेरे मंत्री होने का क्या फ़ायदा है। तो वो ऐसे मौके पे क्या करते हैं कि सड़क पर उतर कर एक वीडियो बनाते हैं कि हम बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि उनको जनता के काम हो नहीं पा रहे हैं उनसे, तो वो ये दिखाना चाहते हैं जनता को कि मैं बहुत एक्टिव हूँ। अब डंपर जैसे मामले में आप सीधे बात भी कर सकते थे, लेकिन निश्चित तौर पर आपने किसी से वीडियो बनवाया, सोशल मीडिया का आप उपयोग करना चाहते हो और जनता को दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत मजबूत हूँ। और उस वीडियो में आप देखिए कि वो अपनी ही पार्टी के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को भी नसीहत दे रहे हैं कि ये तत्काल ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ऐसे वीडियो आपको रोज दिखाई देते हैं। तो इससे कई मामलों में माना जाता है कि मंत्रियों की एक खींच, उनके काम नहीं होना और इस तरह के संदेश जाते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अभी जैसे ध्रुव नारायण सिंह जी ने कहा कि पार्टी फिल्टर कर रही है, पिछले चुनाव में एक्स और वाई को गलत टिकट दे दिया इसलिए हार गई और कुछ सीटों पर ऐसा हुआ, तो निश्चित तौर पर इस फिल्टर और इस एक्स वाई के उसमें ध्रुव नारायण जी भले ही खुद कह रहे हैं कि मैं टिकट का दावेदार नहीं हूं, लेकिन अगर इस तरह का फिल्टर लगता है और एक्स और वाई की जगह रखा जाएगा तो निश्चित तौर पे आपका नाम भी कहीं ना कहीं आप देखते ही होंगे कि एक्स और वाई में से मेरा नाम एक्स में जीतने वाले में आता है। और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भोपाल में वो लंबे समय से काम कर रहे हैं। पर जो बात ध्रुव नारायण सिंह जी कह रहे हैं कि एक्स और वाई, ऐसे कई लोग कह रहे हैं और इसमें से कई मंत्री भी इस बात को मानते हैं। जैसे आप कर्नाटक परिणाम में देख रहे हैं कि 12 से ज्यादा मंत्री हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि गुजरात में सारे मंत्रियों को टिकट नहीं दिए गए थे या बदल दिया गया था। वही फैक्टर देखते हुए मंत्री इस समय बड़ी मुश्किल में, खींच में, और ऐसे कई वीडियो आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरा टिकट कट सकता है। तो ये कमल पटेल है, उस बोरी का एक दाना है जिनको लग रहा है कि मेरा टिकट कट सकता है। तो ऐसे कई मंत्री, अब कहीं तो उनको दिखना है, जनता के बीच एक्टिव दिखना है, क्योंकि अब 6 महीने बाद चुनाव है। तो क्या करेंगे, पार्टी से कोई उनको काम मिल नहीं रहा है तो वो इसी तरह के वीडियो डालेंगे। और ये जितने ऐसे वीडियो आएंगे, आप ये मान लीजिए कि ये मंत्री या ये नेता कहीं ना कहीं अपने इलाके में कमजोर दिखाई दे रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि संगठन हमको टिकट नहीं देगा। अपूर जी, नहीं, ध्रुव नारायण जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। मतलब गुजरात के चुनावों में बीजेपी ने बहुत सारे लोगों को बदल दिया, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को, युवा को टिकट दिया था, पूरी मंत्री उन्होंने मुख्यमंत्री तक बदल दिया था। वो वाला प्रयोग उन्होंने कर्नाटक में सीमित किया, पूरा नहीं किया। मुझे लगता है कि इस कर्नाटक में अगर ये हार होती है तो 12 बजे तक, तो वो बहुत बड़ा बदलाव आपको अगले राज्यों की चुनाव की रणनीति में दिखेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड काउर बेल्ट बोलते हैं, जिसको गाय पट्टी बोलते हैं, वहाँ पर ये उन राज्यों से सबसे ज़्यादा सीटें भी हैं। 27 सीटें हैं मध्य प्रदेश से, 25 सीटें राजस्थान से हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने लोकसभा में अच्छा किया था, विधानसभा नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि ध्रुव नारायण सिंह जी की जब इंक्लूसिव माइंड की बात कर रहे थे कि सुनील ओगले की पार्टी वो आ रही है, ऐसे ही बीजेपी ने भी हायर किया हुआ है, मुझे पता है उस एजेंसी का नाम, वो सर्वे कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उनको ये देखना है कि वो जो चुनाव स्टिकी विकेट बोलते हैं हमारे यहाँ, कि अगर कोई स्टिकी विकेट पे है तो उसको बदल देंगे वो, और बिल्कुल बदल देंगे। आप ये मान के चलिए, ध्रुव नारायण सिंह जी भोपाल मध्य में एक दावेदार है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो बिल्कुल बोला कि जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनको मौका देना चाहिए, तब जाके वो एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव कम होगा। जी मृगेंद्र सिंह जी, अगर ये जो रुझान है वो परिणाम में तब्दील होते हैं कर्नाटक के, तो मध्य प्रदेश में चेंज ऑफ गार्ड की भूमिका या चेहरे बदलने की संभावना किस हद तक आप मजबूत देखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी बोलेगी भाई ठीक है, एक दक्षिण के राज्य के नतीजे हैं, उससे हमारे संगठन क्षमता पे, हमारे नेतृत्व क्षमता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है? देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मजबूत गढ़ है। अगर इस समय कहा जाए तो अगर सबसे मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, तो मध्य प्रदेश ही है। तो यहाँ पर जैसा पिछली बार किया था, पार्टी ने लगभग 40% लोगों को टिकट काट दिए थे। तो ये स्थिति यहाँ भी बनेगी
क्योंकि जिस तरह सर्वे आ रहे हैं, आप देखना जितने मंत्री हैं तो कम से कम 1 दर्जन मंत्रियों को टिकट काटेंगे, 40 से 50 विधायकों के 50-60। अगर भारतीय जनता पार्टी ये करने में सफल रही और जो लगातार जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो रही, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, फिर भी पार्टी उनको दे रही, उनके परिवार वालों की क्या स्थिति है, क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारे मंत्रियों के परिवार के आप सुन रहे होंगे कि मंत्रियों के परिवार के ज़िले में वही चला रहे हैं। इस तरह के लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट काटने में सफल रही और नए चेहरों को अधिक मौका दिया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिलेगा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी कारण चाहे जो भी रहे हों उतने बदलाव नहीं कर पाई जितना करना था। जैसे आप गुजरात की बात करें, गुजरात में बहुत पूरा ही सब बदल दिया था। यहाँ भी अगर एंटी इनकम्बेंसी कर पड़ना है तो निश्चित रूप से जिन विधायकों हैं, जिन मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनको टिकट काटना होगा, अन्यथा परिणाम जो कुछ होगा तो समय बताएगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कई नए चेहरे मैदान में उतारना होगा। पंकज जी, कितनी स्थिति में आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है मध्य प्रदेश में? क्योंकि ध्रुवनारायण सिंह जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही थी कि अगर इससे पहले वाले चुनाव में 2018 में भी अगर कहीं ना कहीं टिकट सही तरह से वितरित किए जाते तो परिणाम कुछ और होता। इस परिप्रेक्ष्य में, इस बेसलाइन पे ये सवाल अगर पूछे कि गुजरात मॉडल को लागू करने में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कितनी कंफर्टेबल पोजीशन पे है? क्योंकि अगर किसी के टिकट कटते हैं बड़े दिग्गजों के, तो उसे होल्ड करना, उस डैमेज कंट्रोल को होल्ड करना, संगठन क्षमता कितनी मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रही है, या ये इस सभी पहलुओं को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मृगेन जी ने कहा कि मध्य प्रदेश एक मजबूत गढ़ है भाजपा का। तो अब आने वाले समय में ये देखिए कर्नाटक के परिणामों से कि मध्य प्रदेश के बागियों ने कर्नाटक में शरण ली थी, तो क्या कर्नाटक के कुछ बागी इस गढ़ में अब शरण लेंगे आने वाले 2-4 महीने में? इसकी उम्मीद भी आप कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में लागू होगा, तो निश्चित तौर पे लागू होगा, क्योंकि जिस तरह के सर्वे और जिस तरह की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी में लगातार आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है, जैसे ध्रुवनारायण सिंह जी ने भी कहा, कि वो संगठन से, वो सिस्टम से चलता है। वहाँ इस बात से भले बुरे से किसी के कोई फर्क उसको पड़ता नहीं है। और पुराने अनुभव से 2018 में भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार ही चुकी थी, तो उसको देखते हुए वो निश्चित तौर पे यहाँ पे बड़े बदलाव करेगी। और आप जो बोल रहे हैं कि उसे टूट फूट होगी या बड़े नेता कहीं और चले जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं का किसी दूसरे दल में जाना बहुत कम होता है। जब पिछली बार तोड़फोड़ करके सिंधिया गुट भारतीय जनता पार्टी में आ गया था, उसके बाद भी उसी सीट पर लड़ने वाले दूसरे नेता कांग्रेस में नहीं चले गए और वो जीत के भी आए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि अगर वो 30-35 वर्तमान विधायकों के टिकट काट भी देती है, तो उसमें से बमुश्किल कोई दूसरी पार्टी में जाएगा। दीपक जोशी का मामला इसलिए अलग है कि वो चुनाव हार चुके हैं, उनकी सीट पे कोई मनोज चौधरी को वापस टिकट मिलना है क्योंकि वो बड़े मतों से जीत चुके हैं। लेकिन भाजपा में आमतौर पर बड़े नेता दल बदल करते नहीं है। पिछली बार भी आपने देखा कि टिकट वितरण जैसा भी हुआ हो, लेकिन बड़ा दल बदल कांग्रेस की तरफ नहीं हुआ। और तीसरी बड़ी बात कि इस वक्त मौजूदा राजनीति के दौर में कोई भी अच्छा बड़ा नेता भाजपा का कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इससे और ज़्यादा मुश्किल होगी। ये मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि 35 से 40 टिकट बदले जा सकते हैं। ध्रुव जी, अगर हम बात करें अनूप मिश्रा जी की, अजय विश्नोई जी की, और अगर इससे पहले वाले चुनाव में बात करें सरताज सिंह जी की, रामकृष्ण कुसमारिया जी की, और सीएम शिवराज जी के साले साहब संजय सिंह जी की, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो जब अदला बदली होती है तो एक मैसेज जाता है, संकेत जाता है कि भाई देखिए क्या चक्कर है, हवा किस और बह रही है, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इस बार दीपक जोशी, चूँकि हालांकि पंकज जी ने स्पष्ट किया कि भाई उनकी सीट यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत डिसीजन लिया, लेकिन अगर ऐसे पार्टी के और भी कुछ ऐसे नेता कांग्रेस की तरफ जाते हैं, जैसे कि कमलनाथ जी लगातार दावा कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, आपने कुछ नाम गिनाए, तो उसमें अभी अनूप मिश्रा जी और अजय विश्नोई जी तो पार्टी में हैं। उनके सर असंतुष्ट हो सकते हैं, पर वो पार्टी छोड़ेंगे ऐसा मानना भी उचित नहीं है। और पर जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, चाहे सरताज जी हों, चाहे रामकृष्ण कुसमरिया जी हों, या संजय सिंह हों, आप देखिए उनकी क्या स्थिति है आज। जब वो चुनाव लड़े तो उनको कितने वोट मिले, उनको उनकी हैसियत का ज्ञान हो गया और वो समझ गए कि उनका वजूद ही भारतीय जनता पार्टी में रहने से था। कुसमरिया जी को शायद 1500 या 2000 वोट मिले। सरताज जी भी चुनाव हारे। संजय सिंह जी की भी बहुत बुरी स्थिति रही चुनाव में। तो मेरा ये कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी में थे तो नेता थे,
अब ये वापस भारतीय जनता पार्टी में संजय सिंह को छोड़ के सरताज जी वापस आ गए, कुशमरिया जी का स्टेटस मुझे पता नहीं है क्या है, तो आ गए। तो इनकी स्थिति ये है कि ये इनका वजूद ही बीजेपी से था। इन्हें बड़ी गलतफहमी थी अपने बारे में कि ये माइनस बीजेपी कुछ कर सकते हैं, तो वो उनको गलतफहमी दूर हो गई। और जो नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगा उसको अपनी हैसियत का ध्यान आ जाएगा। इसलिए जैसा कि आपने कहा पंकज जी ने कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा ये उम्मीद करना है कि यहाँ के बहुत लोग कांग्रेस में चले जाएंगे, मैं ये खामा-ख्याली मानता हूँ। और कमलनाथ जी तो क्या है कि बयान आजकल देने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बयान दे रहे हैं। तो वो बयान इसलिए देते हैं कि वो बयान छपे, भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी खलबली मच जाए या लोग एक दूसरे को शंका की निगाह से देखें, ये उनका उद्देश्य हो सकता है। बाकी इस बयान का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। पंकज जी बताऊंगा, उससे पहले मृगेन जी, ये देखिए इस समय दो अलग अलग जो है चुनाव परिणाम आपके ठीक आंखों के सामने चल रहे हैं। एक जगह कांग्रेस पार्टी दक्षिण में बहुमत लेती नजर आ रही है, बढ़ती नजर आ रही है, और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लीड ले रही है। देखिए, मैंने शुरू से कहा कि हर स्टेट की अपनी अलग अलग है। कर्नाटक में निश्चित रूप से संघ की शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन एकमात्र राज्य था दक्षिण में जो भारतीय जनता पार्टी के पास था। दक्षिण में थोड़ी बहुत स्थिति निश्चित रूप से भाजपा कमजोर होगी, लेकिन जहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब योगी के कामकाज ने देखिए, यूपी का नया इतिहास बदल दिया। यूपी में लगातार दूसरी बार किसी सरकार नहीं बनी, लेकिन योगी जी सरकार बना के लाए। उसी के परिणाम जो उनके कामकाज है, यही बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की बात हो रही थी कि ध्रुव नारायण सिंह जी उस बात की चर्चा कर रहे थे कि जो योजनाएं हैं, जो जनता से जुड़े काम हैं, विकास के जो काम हैं, जो पार्टी करेगी और जनता तक ये बताने में सफल होगी कि ये काम मैंने किया है, वो सफल होगी। आप उसी का परिणाम उत्तर प्रदेश के देख लीजिए। अब मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि जिस तरह से शिवराज जी या उनकी टीम वी.डी. शर्मा जी काम कर रहे हैं, अगर जनता तक विकास के काम और जो भी जनता के लिए काम किए जा रहे हैं पहुंचाने में सफल हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और अगर यही हुआ सफल नहीं हुए और हम जिसको चाहेंगे टिकट देंगे जीत जाएंगे, जिस बात का उल्लेख ध्रुव भाई भी कर रहे थे कि अगर हम जिसको चाहें टिकट देंगे जीत, ये किसी पार्टी में ये नहीं होना चाहिए। उस क्षेत्र की जनता क्या चाहती है उससे, जैसे पिछली बार कुछ सीटें सबके सामने हैं जो गलतियां की भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके कारण उसके हार का सामना पड़े। दमोह की सारी सीटें क्यों हार गई भाई? कुशमरिया जी अगर नहीं गए होते, अलग एक सीट देते, शायद ये स्थिति ना होती। कुछ और सीटें हैं, एक आध सीट ऐसी हैं जो कि सबको जानते थे हारे, लेकिन टिकट दिया। कोई चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम अच्छे लोगों को टिकट देंगे निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे। अगर ये चाहेंगे कि हम जिसको चाहेंगे टिकट देंगे और जीत जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। अपूर्व जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर जोड़ तोड़ के राजनीति को हम देखें तो यहाँ पर कितना अभी भी उनको उम्मीद बाकी लग रही है? अगर स्पष्ट बहुमत से थोड़ा भी कांग्रेस पीछे रहती उस मार्ग से, तो यहाँ पर अन्य के खाते में 5 सीटों पे बढ़त है, जेडीएस भी 20 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं आसपास चल ही रही है, 70-75 के आसपास चल रही है। कितनी संभावना, क्योंकि कांग्रेस का भी जो टूटन है वो कभी भी किसी वक्त हो जाता है। मान लीजिए सीएम के फेस को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में ठन जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी वापसी के जो है सत्ता में वापसी के कुछ संभावना है? देखो, ऑपरेशन लोटस तो उनके पास है ही थी विकल्प, वो कर ही सकते हैं, उन्होंने किया भी। ट्रेडमार्क हो गया सर ऑपरेशन लोटस। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीतिक संभावना का है उसमें कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, उस पर टिप्पणी में करता नहीं अमूमन, लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस 120 पार कर गई तो कुछ भी नहीं होगा, और कम से कम लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहेगी कुछ करना चाहता है, क्योंकि उनको एक ब्रांडिंग करनी है कि हम एक बहुमत की सरकार को गिरा नहीं सकते। लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा वो लोकसभा के चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी जिससे उनकी छवि पर असर पड़े। तो मुझे लगता है अगर 120 क्रॉस करी या 115 के आसपास भी आ गए तो उन्होंने अपने बहुमत प्राप्त कर लिया, तो वो कुछ ऐसा तोड़फोड़ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जो एक मध्य प्रदेश संदर्भ में बात कही जा रही है, मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश इसलिए यूनिक राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए, गुजरात और के बाद में, कि मध्य प्रदेश को आप 1-1.5 साल छोड़ दीजिए तो 20 साल से लगातार और एक एंटी इनकम्बेंसी है आई थी 2018 में। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के रिलायंस केवल मोदी जी पर रहा तो ये चुनाव उनको, अगर आप बोलते ना इसको मुगालते में रहे, वो अंडरस्टिमेट कर लिया कांग्रेस को, कि कांग्रेस भी उसी अंदाज में उसी तेवर में लड़ रही है। आपको कर्नाटक में दिखा होगा, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, ग्राउंड पे देख लीजिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कितनी सभाएं की हैं वहां पर। तो मध्य प्रदेश में एक लीडरशिप का क्राइसिस तो नहीं है, कम से कम एक फेस है उनके पास, कमलनाथ।
वो वाला लड़ाई तो है ही नहीं। सबको पता है कांग्रेसी लोगों को कि अगर लड़ना है तो कमलनाथ जी के लीडरशिप में लड़ना है। तो अगर वो उनको फेस क्लियर है तो एक कन्फ्यूजन तो नहीं है वहाँ पर। हो सकता है कि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, दिग्विजय सिंह जी हैं और अलग अलग क्षेत्र पर हैं, वहाँ पर निमाड़ में अरुण यादव जी हैं और विंध्य में हमारे भैया हैं अपने राहुल भैया, तो ये सब। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यूनिटी वहाँ पर जो कर्नाटक में दिखी, अगर वो यूनिटी कांग्रेस ने बनाई और रणनीति पर चली तो ये चुनाव बड़े रोचक हो जाएंगे। आप देखिएगा जी, रोचक हो जाएंगे। ध्रुव जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जाति की राजनीति बहुत तेजी से चल रही है, अभी जिन कमल पटेल जी की बात पंकज मुकाती जी यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे थे, जाट महाकुंभ भोपाल में होने जा रहा है। तो अब ये इस तरह की जो थी कि आपकी जो पार्टी में ऐसा रहता था कि साहब पार्टी पहले है और जातिवादी उसको बाद में रखते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सब नेता अपनी अपनी जातियों की जो है कुंभ बुला रहे हैं। इससे पहले ब्राह्मण महाकुंभ की भी बात हुई, अब जाट महाकुंभ, और उसमें आपकी पार्टी के नेता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस असुरक्षा की भावना को पंकज मुकाती जी ने अंडरलाइन किया आपकी पार्टी के नेताओं को, वो सामाजिक वोट के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, देखिए साहब हमारा टिकट काटा तो देखिए इतने वोट जो हैं चले जाएंगे? देखिए, ये जो जातिगत सम्मेलन है ये होते रहे पहले भी, और मध्य प्रदेश में जाट वोट कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता प्रभावी है। तो जाट सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए, मैं इस बात को नहीं मानता। वो तो समाज अपने अपने सम्मेलन करता रहता है, मिलन करता रहता है, जिसमें सामूहिक विवाह और अन्य उनके जो कल्याणकारी काम है वो आपस में बात करते हैं। तो उसको हमेशा राजनीतिक दृष्टि से देखना मैं इसको उचित नहीं मानता, और कुछ लोग करते भी हैं ऐसा, उससे भी इनकार नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश अभी बहुत हद तक इतने जातिवाद से अछूता है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि एकदम अछूता है, लेकिन उतना यूपी बिहार जैसा हाल नहीं है मध्य प्रदेश का। यहाँ पे लोग पार्टी से ही ज़्यादा जुड़े हैं, सिद्धांतों से ज़्यादा जुड़े हैं, लोगों के कामों से ज़्यादा जुड़े हैं। जातिगत आधार पे मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा फैसले होते हैं, और इसलिए मैं इस बात से मेरी सहमति तो नहीं होगी आशुतोष जी कि मध्य प्रदेश में कोई जातिगत वाला वातावरण ज़्यादा आ रहा है। कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं, कुछ कार्ड चलाते रहते हैं, लेकिन देखिए एक ज़माने में 90 के शुरुआती दशक में बहुजन वाला कार्ड बड़ा चला। अब देखिए ना बहुजन आज कहाँ पहुँच गई। तो मध्य प्रदेश का नेचर नहीं है ऐसा। मध्य प्रदेश का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा सद्भाव और समभाव का टेक्सचर है, तो ये वैसे ही रहेगा। ये बहुत ज़्यादा कई लोग इसमें कहते हैं ना कि वो चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश करते रहते हैं, उससे कुछ होना नहीं है। जी, अपूर्व जी आपको क्या लग रहा है कि, हालांकि आप कुछ पहले कहना चाह रहे हैं, पहले वो बोले फिर मैं प्रश्न लूँगा। मैं बोल रहा था कि ध्रुव जी से मैं सहमत हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में एक ब्राह्मण फैक्टर था। वो आप माने ना माने, लेकिन ब्राह्मण नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से, और अपर कास्ट तो माइका लाल वाला शब्द था, वो खुद शिवराज सिंह जी बोल रहे कि गलती हो गई। उसको अपर कास्ट बोलिए, मेरा ऐसा सुझाव है, खाली ब्राह्मण मत बोलिए। ठीक है, पर वो से कि अपर कास्ट, क्योंकि उसके खिलाफ तो जो करणी सेना का प्रदर्शन उज्जैन में बहुत बड़ा हुआ। हाँ, वो आप स्वर्ण वर्ग मान लीजिए, जो भी नाराजगी अभी अभी जिस दीपक जोशी जी जा रहे हैं, मतलब इसको आप भले ही माने कि वो हारे हुए कैंडिडेट हैं, कई भारतीय जनता पार्टी उसको बोल रही है कि वो हारे हुए, उस एक मैसेजिंग जाती है, वो नजरिया तो बदलता है। आदमी जा रहे हैं और आप क्या देखिए आपके साथ में एक एंटी इनकम्बेंसी है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये हो रहा है। लेकिन देखिए इसमें सब फैक्टर एड ऑन होते हैं। आदिवासी इलाकों में जो ये आपके जयस है, ये वापिस एक हो रहा है, तो वो बहुत सारे जो संघीय जो जातिगत ये भी असर करता है यहाँ मध्य प्रदेश में, क्योंकि दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने दो मुख्यमंत्री बनाए थे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी फैक्टर हुआ, अपर कास्ट का फैक्टर हुआ, और मुस्लिम इतने भी प्रभावशील नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में, उनका वोट परसेंट बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि ये असर डालते हैं। लेकिन उनकी बात से सहमत होते हुए ये भी कहता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को समावेशी रूप से देखा जाए, इंक्लूसिव बोलते हैं से, तो बीजेपी ने बहुत कोशिश की, ओबीसी मुख्यमंत्री हैं उनके पास, और वो इंक्लूसिवनेस लेके आए हैं। लेकिन क्या कमलनाथ इस ट्रेंड को तोड़कर, क्योंकि बहुत बड़ा समुदाय है जो ओबीसी है, वो समुदाय वो भारतीय जनता पार्टी को ब्रेक करता है मध्य प्रदेश में, और इसी को तोड़ने के लिए कांग्रेस को जो ये वोट है, जो ओबीसी वोट, वो ऐसा नहीं करते कोई पाटीदार पटेल अलग वोट कर रहा है, गुज्जर अलग वोट कर रहा है, वो एक चंग में किसान भी होता है, वो वोट करता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो जातिगत राजनीति यहाँ पर आई
और ओबीसी में जो आरक्षण का मुद्दा चल ही रहा है, ओबीसी आरक्षण का, वो अगर फ्रंट पे आया और ओपीएस भी आया तो ये चुनाव रोचक होंगे। मतलब चुनाव एक तरफा तो बिल्कुल नहीं होंगे, चुनाव बराबर होंगे और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, मुझे लगता है। मध्य प्रदेश में देखिए सामान्य तौर पे 2% वोट से ही फैसला होता है, इसलिए ये कहना है कि मध्य प्रदेश में क्लोज फाइट होगी वो ऑब्वियस होगी ही। तो 2% वोट से फैसला करती है हमेशा मध्य प्रदेश की। पिछली बार तो परसेंटेज भाजपा का ज्यादा था पर सरकार बीजेपी हाँ, कांग्रेस की पिछली बार वोट हमको ज्यादा मिले में देखें तो सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई थे। अब जैसे इस बार यूपी में बीजेपी को 2017 के मुकाबले 2022 से 5% वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीट 300 से नीचे आ गई। हालांकि जो बीजेपी के प्रत्याशी जीते वो बहुत मतों से जीते, लाख वोट, 1 लाख 1.5 लाख वोटों से भी जीते, और वोट प्रतिशत भी 5% से बढ़ा, लेकिन सीटें घटी। तो ये कुछ चीजें हैं जो और फैक्टर्स हैं। जैसे इस बार बीजेपी और सपा की डायरेक्ट फाइट हुई थी वहाँ, तो उस डायरेक्ट फाइट होने के कारण बीजेपी की सीट कम हो गई और जो दूसरी अपोजिशन पार्टी का वोट था वो सपा में शिफ्ट हुआ। ऐसी कुछ फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं, लेकिन कुल मिला के यही है कि बहुत ज़्यादा लंबा मार्जिन न कांग्रेस बीजेपी को हरा पाती ना बीजेपी कांग्रेस को। 2% 3% का ही खेल है सर। मृगन जी, जो उन नेताओं के, देखिए राजनीति में किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा होता है और पार्टी के भीतर भी होता है कि भाई वहाँ नुकसान हुआ तो हमें यहाँ फ़ायदा हो जाता है। कई ऐसे जो वॉइसेस हैं, जैसे गौरीशंकर बिसेन हैं, जैसे प्रभात झा जी हैं, जैसे रामपाल सिंह हैं, ऐसे कई ऐसे पार्टी के कई बड़े नेता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो अभी फ़िलहाल साइड लाइन है, जो सत्ता सुख से थोड़े दूर हैं। क्या ऐसे नेताओं को अब एक वॉइस मिल जाएगी, बोलने का एक आधार मिल जाएगा कि देखिए साहब आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, एक तरफा जो है नीति नहीं बना सकते हैं, आपको जगह देनी होगी, बोलना देना होगा? देखिए ऐसा है कि इससे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं फिर कहा कि पार्टी सर्वोपरि होती। पार्टी, आप बात कर रहे थे जाति समीकरण, तो देखिए जाति सम्मेलन हमेशा हुए हैं, होते रहते हैं, लेकिन इससे अगर किसी पार्टी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। अगर इसकी बात होती, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के, मतलब जो किसी भी धर्म समाज के, उनके समाज के लोग सबसे ज़्यादा जहाँ अगर लड़ा दीजिए पार्टी चला करके चुनाव जीत जाने बताएं। आप आदिवासी वोट बैंक की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। क्या स्थिति हुई वो आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की पिछले चुनाव में? ये केवल लोगों का एक साधन है, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ राजनेता जाति उसका उपयोग करते हैं। कहेंगे कि हाँ हमारे ओबीसी बहुत ज़्यादा है, ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं, कुछ लोग कहेंगे ब्राह्मण ज़्यादा है, ब्राह्मण टिकट दो, कुछ लोग कहेंगे राजपूत ज़्यादा है, उनको टिकट दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पार्टी चुनाव से टिकट देती। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र है, उस सीट से वहाँ पिछली बार कांग्रेस ने सुंदरलाल तिवारी को दिया था। मुझे लगता है बिंद में श्रीनिवास तिवारी से बड़ा कोई ब्राह्मण लीडर नहीं था। वहाँ 2 मजबूत राजपूत लड़े थे, नागेंद्र सिंह जी थे और कपिध्वज सिंह। कपिध्वज सिंह तो निर्दलीय लड़े थे। फाइट किस में हुई? दोनों में हुई, कपिध्वज सिंह, नागेंद्र सिंह। सुंदरलाल तिवारी जो कि सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण आबादी गुड़ विधानसभा क्षेत्र में, वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। फाइट दोनों में हुई थी और 2-3-4 हज़ार से अंतर से हार जीत हुई थी। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि कोई जाति सम्मेलन करने से कोई पार्टी चुनाव जीतती है या कोई व्यक्ति जीतता है। जीतता व्यक्ति काम करने वाला, उसकी छवि इस पर सब कुछ निर्भर करती है। अगर आप जात के आधार पर कोई भी चुनाव, चाहे किसी भी पार्टी हो, तो कभी चुनाव नहीं जीत सकता। ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष डी श्रीनिवास का एक बड़ा बयान आ रहा है कांग्रेस के ने, बोले जय बजरंगबली तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। तो ये कहीं ना कहीं ध्रुवनारायण सिंह जी जो प्रतीक थे आपकी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अब चले गए हैं और उन्हें अब कोई हर्ज भी नहीं है जय जय सियाराम बोलने में, जय बजरंगबली बोलने में। देखिए साहब, जय सियाराम बोलना, जय बजरंगबली बोलना तो हमें मुक्ति का एक मार्ग का एक तरीका है और कांग्रेसी भी धर्म को मानते हैं। मैं कहाँ कहता हूँ कांग्रेसी धर्म नहीं मानते, लेकिन क्या है कि वो जो अभी बात कर रहे हैं, चुनाव के पहले करना था उन्हें, अब जीत गए तो कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम लोग कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। अगर हमारे को हम ये कहते हैं कि इस देश के सभी नागरिक बराबर हैं, सभी धर्म के लोग बराबर हैं। कांग्रेस वोट बैंक बनाने में यकीन रखती है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक बना के रखा, कांग्रेस ने उनको डराया और कांग्रेस ने उनको मुख्य धारा से अलग किया। आज इसीलिए वो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उनसे ये कहती है कि भाई आप विशिष्ट भी नहीं हो
और आप दोयम भी नहीं हो, आप सामान्य धारा में सबके साथ आओ। ये भारतीय जनता पार्टी उनको मैसेज देना चाहती है और उनको विशिष्ट बनाने के लिए हम बहुसंख्यकों को लेट डाउन नहीं करते, उनको किनारा नहीं करते, उनके आत्मसम्मान पे चोट नहीं करते, उनके जो आस्था के केंद्र हैं उनको सुरक्षित रखते हैं। ये हम गर्व से करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो ये काम हमेशा करती रही है और करती रहेगी। कांग्रेस ने जरूर नए सिरे से चोला ओढ़ा है, अब वो अपने नए रोल में देखिए कब तक रहते हैं। कि जब केरल में चुनाव लड़ेंगे तब देखेंगे कितना जय बजरंगबली बोलते हैं, अभी अपन देखेंगे। जब केरल में आएंगे, बंगाल में आएंगे तब कितने जय बजरंगबली बोलते हैं अपन देखेंगे। ठीक है, एक और छोटी टिप्पणी करना, जो कि जब ये बोले कि अभी चुनाव के बाद बोला, मल्लिकार्जुन जी ने सभा में खुद ही बोला है ये बात, चुनाव के पहले ही बोला है कि वोटिंग के पहले। 2-3 बात महत्वपूर्ण है कि धर्म की राजनीति जो भारत में जो चल रही है, और वो खैर आज से नहीं चल रही, बहुत मतलब कांग्रेस के समय भी चलती थी। रुद्राक्ष की माला इंदिरा गांधी जी पहनती थी, और कांग्रेस ऐसी की जिसकी गाय बछड़े की जोड़ी थी। तो धर्म मतलब किसी एक पार्टी के साथ में एजेंडा में फिट हो जाए, वो एक नैरेटिव बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इस देश में धर्म की राजनीति के बहुत पहलू हैं, लेकिन हम बातचीत उस पर काफ़ी कम करेंगे। मुझे लगता है कि कर्नाटक में ये धर्म का वाला जो बजरंग बल का वाला दाव उल्टा पड़ा है। यस। और बेंगलुरु में आप देखिए, अगर आप बेंगलुरु की शहर की सिटी है, वहाँ पर 27,000 FIR हैं, आपको पता है, युवा महिलाओं ने किए बजरंग दल पे इन 10-12 सालों में। क्योंकि वहाँ एक अर्बन कल्चर है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और बजरंग दल जाना जाता है कि वो पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करता है। और वहाँ पर भारत एक इवॉल्व कर रहा है, भारत एक ग्लोबल इकोनॉमी बन रहा है, भारत एक अर्बन कंट्री बन रहा है। तब जाके आपको पुराने जो सिद्धांत को त्यागना पड़ता है। लेकिन आप चाहेंगे वो लकीर पीटते रहेंगे और वही करते रहेंगे, तो फिर वो जो नई जनरेशन है ना, उसका विरोध करती है। आप 18 से 25 साल के 30 साल जब डाटा आएगा कम्प्लीटली, मैं जब एनालिसिस करूंगा, तो 18 से 30 वालों का वोटिंग पैटर्न देखेगा। जो एग्जिट पोल में बताया है, वो एक्सिस पोल में ये बताया गया है कि वो उन्होंने 70 से 80% कांग्रेस को वोट दिया है। ठीक, अपूर्व जी, ध्रुव जी का और ब्रिगेन जी का जाने का वक्त, और मैं उनसे छोटे एक सवाल था। आप और पंकज जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। ध्रुव जी, जिस हिंदुत्ववादी सोच की बात की जा रही है, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी उसके सीमित डोज देगी, या अब एंटी डोज देगी, या अब सुपर डोज देगी? देखिए, बीजेपी काम करने वाली पार्टी है और हम लोग काम के आधार पर मत मांगते हैं। हमने जैसा पहले कहा कि हम अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से जोड़ना चाहते हैं, सामान्य धारा में लाना चाहते हैं, और बहुसंख्यकों को आत्मसम्मान पे जो कांग्रेस कुठाराघात करती रही है, जो कांग्रेस ने उनको हमेशा दबाया, छोटे छोटे मुद्दों पे हमेशा भारत के हिंदुओं को नीचा देखना पड़ा, तो हम उनका गौरव बढ़ाना चाहते हैं। हम मुस्लिमों को भी कम नहीं आंकना चाह रहे, उनको भी साथ लाना चाह रहे। ये हमारा लक्ष्य है, उस पर काम करेंगे। और जनता की सेवा करना और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और जनता को एक अच्छा जीवन देना, ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है, वही करेगी। और धर्म की चर्चा तो हम कम करते हैं, हमारे नाम पे मीडिया ज़्यादा करता है। तो इसलिए ऐसा कहना तो ठीक नहीं कि हम धर्म के आधार पे ही वोट मांगने जाने वाले हैं। हम काम के आधार पे मांगने वाले हैं। धर्म तो हम समाज को जागरूक करने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। जब धर्म का उपयोग करते हैं तो आप मान लो कि अब कुछ हार का मामला है, तभी बजरंगबली आ जाते हैं बीच में। विक्रेन जी, फाइनल कमेंट सर, हिंदुत्व की कितनी बड़ी डोज जो है आने वाले दिनों में आपको दिख रही है कि भाई हो सकता है कि मात्रा बढ़ाई जाए? आपको लगता नहीं कि अब इससे दूरी बना लेगी भारतीय जनता पार्टी के, भाई अभी सिर्फ काम को दिखाना है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के संदर्भ में? मुझे लगता है कि ये काम को ज़्यादा आगे करेंगे, क्योंकि चुनाव काम से जीता जाता है। धर्म से अगर जीता जाता है, कुछ सीटें हो सकती हैं लोग धर्म के आधार पर जीत सकते हैं, लेकिन अगर टोटल आप चाहोगे धर्म के आधार पर जीत सकते, धर्म के आधार पर कोई भी दल सरकार नहीं बना सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेन जी, ध्रुवनारायण सिंह जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर बता दें कि लगातार